गैंग्रीन जो कहानी है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की कहानी है। और इस कहानी का जो पात्रों का जो परिचय है इसके अंदर देखो कि कथावाचक जो कि जिसका नाम ले गे जी खुद हैं, और मालती जो कि कथावाचक की बचपन की एक सखी हैं, अब विवाहिता हैं और एक बच्चे की माँ हैं। ठीक है, महेश और मालती के पति हैं जो कि एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। ठीक है, टीटी जो कि मालती का बेटा है, कथावाचक मालती का मित्र हैं। ठीक है, कहानी देखो यहाँ से शुरू होती है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर एक किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अप्रिय किंतु फिर भी बोझल और अकंपिय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती घर से बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो क्या टाइम बताया है? 1:30-2 बजे। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। महेश्वर सवेरे 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। ये परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, मैं हूँ कहकर पूछने को आया और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक ठीक नहीं है। मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ, मुझे तो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटन पर हाथ देकर मैं थकी हुई हूँ करके उठकर भीतर चली गई। मैंने उसके जाते हुए भले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? ये कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखे का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ, तो 4 वर्ष का टाइम याद रखना है। ठीक है, जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। मालती बच्चे को लेकर लौट गई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी और उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टिट्टी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते हुआ अपनी माँ से चिपट गया और आसा होकर कहने लगा ऊँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें काफ़ी प्रतीक्षा थी कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके एकाएक मुझे ध्यान आया मालती ने कोई बात ही नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी हैं। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती हैं? पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष संतोष नहीं हुई? उसने एकाएक चौंक कर कहा, हाँ। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विच्छिन्न सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। इसमें जो प्रमुख प्रतीक है, मृत जंतु का तोक, यह उपमा केंद्रीय कहानी की छाया का प्रतीक है। मालती के जीवन पर पड़ी जड़ता बेड़िया जो उसे भीतर से ये दर्शाती हैं। तभी किसी ने किवाड़ खटकाए। वे यानी मालती के पति महेश्वर आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई। महेश्वर का परिचय यह है कि एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। सुबह 7 बजे जाते हैं, 1:30-2 बजे लौट आते हैं। 1-2 घंटे अस्पताल में मरीज देखते हैं। जीवन बिल्कुल एक नदी डर पर है, वही काम, वही मरीज, वही दवाइयाँ। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेंगी। ठीक है, पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेंगी, ये कथन महेश्वर आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त आ रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर बोली, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन में चली गई। पर हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्द अस्पताल में जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की तो शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। ठीक है, गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी जिससे शरीर का अंग धीरे धीरे मर जाता है। ये वहाँ प्रतीकात्मक है, क्योंकि मालती का जीवन, उसके सपने, उनके उत्साही व्यक्तित्व धीरे धीरे उसी तरह मर रहे हैं जिससे गैंग्रीन का अंग। कांटा चुभने से गैंग्रीन होती है। ठीक है, छोटी छोटी उपेक्षाएं मिलकर बड़ा नुकसान करती हैं। मैंने पूछा, कोई नौकर नहीं है? कोई मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तो पानी आने का टाइम है शाम को 7 बजे, तब बर्तन मांजेंगे। चलो 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा।
छुट्टी क्या खाक हुई? दूर से आवाज़ सुनाई दी, शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती बिल्कुल एक अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए व्यक्ति के स्वर में कह रही, 3 बज गए, मानो तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। और यंत्रवत शांत स्वर में कहती है, किससे? मैंने अपने असीमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया। समय गणना का प्रतीक। मालती 3 बजे, 4 बजे, 11 बजे। यंत्रवत समय गिनते रहना और उसके यांत्रिक निर्जीव हो चुके जीवन का प्रतीक है, जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फैसला नापता है। 3, 4 और 11 बजे। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। मैंने पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित लांछन भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हुआ है। एक काटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? काटा चुभाता, इस पर टांग काटनी पड़े, ये भी कोई डॉक्टर ही है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे और बोले, न काटो तो उसकी जान गवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में काटे ही नहीं होते होगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि काटे चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मरा जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती का संवेदन शून्य होना। पहले रात रात भर नींद नहीं आती थी, अब संवेदना ही मर चुकी है। यही उसके जीवन का गैंग्रीन है। ये संवाद कहानी की थीम का सीधा उद्घाटन करता है। महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लपेटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों और पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। एकाएक मुझे याद आया, बहुत दिन की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे और जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकलकर भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ कर चढ़कर कच्चे आम की तोड़ना। ये उनके बचपन का काम था। कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था। किताब वाला प्रसंग है कि मालती के पिता ने उसे एक पुस्तक दी और कहा, हर सप्ताह 20 पेज पढ़ो। ठीक है, मालती ने चुपचाप किताब ली और हर रोज 10-20 पेज फाड़कर फेंक दिए। जब पिता ने पूछा तो किताब समाप्त कर ली, उसने उत्तर दिया, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। वही विद्रोही उत्साही मालती आज अखबार के एक टुकड़े को तरसती। मतलब बचपन में मालती देखो 20 पेज पढ़ने को कहा तो रोज 20 पेज फाड़ देती थी और आज वही अखबार को पढ़ रही है। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटो की कर्तव्य भावना बहुत व्यस्त हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकती और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखती होगी। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग से एकाएक एक और मोमजामा बिछाकर उसी पर लिटा दिया। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा। एकाएक मानो किसी शेष वंचित स्वामिता से उठा और खिसकर पलंग के नीचे गिर पड़ा, चिल्लाकर रोने लगा। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोट लगती रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। देखो कितना गैंग्रीन जैसा जीवन हो गया। एक छोटे से क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया और फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक भी शब्द नहीं निकला, माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के घिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन आगे है। कहानी की पराकाष्ठा। टीटी का पलंग से गिरना और मालती का उदासीन भाव, इसके चोट तो लगती ही रहती है। ये क्षण कहानी का सबसे मार्मिक बिंदु है, एक माँ की संवेदना का मर जाना। कथावाचक यह समझता है कि घर पर जो छाया गिरी है वह गैंग्रीन ही है। पूर्णिमा थी, आकाश अनंत था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली लेयर की छत भी चांदनी की तरह चमक रही है, अत्यंत शीतलता और निर्मलता से झलक रही है, मानो चांदनी उन पर से बहती हुई आ रही हो, जल रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमेले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियति गिनती से बाहर जा रहा था और एक चांदनी के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था उसका। ठीक है, चांदनी प्रतीक है जीवन की सुंदरता, संवेदनशीलता, आनंद। मालती चांदनी नहीं देख पाती, वह बर्तन धो रही है, समय गिन रही है। ये उसकी आंतरिक मृत्यु यानी गैंग्रीन का प्रतीक है, उसके आगे हैं। और तब एकाएक मैंने जाना ये भावना में क्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया कर गई हैं। उसके जीवन में इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई हैं। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चांदनी को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अप्रत्याशित प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। अंतिम पंक्ति की महत्ता, 11 बज गए, ये कहानी का अंतिम और सर्वाधिक मार्मिक वाक्य है। ठीक है, 3, 4, 11 ये यांत्रिक समय गणना मालती के जीवन की लय बन चुकी है। फफोले की भांति उठना बैठना एकमात्र प्रक्रिया जो सहज है। ये कहानी का ओपन एंडिंग है, कोई समाधान नहीं, केवल कटु यथार्थ। और कहानी के मुख्य विषय देखो, कहानी का सारांश अंग्रेजी है, हिंदी कहानी है। विवाह के बाद मध्यवर्गीय स्त्री की आंतरिक मृत्यु, अपने सपनों, संवेदनाओं और व्यक्तित्व का धीरे धीरे मर जाना। गैंग्रीन, कांटे से टांग काटनी पड़ती है, छोटी छोटी अपेक्षाएं मिलकर जीवन को नष्ट करती है। ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी और यथार्थवादी भी है।
ठीक है। और कहानी में जो भी समय वगैरह बताए हैं, पात्र के नाम है, वो सब हमें याद रखने हैं।